अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा और आज जी फॉर खरीदा का स्पेशल प्रोग्राम होगा। ये स्पेशल प्रोग्राम हमारी तरफ से और भारत की तरफ से एक मुश्तरका ट्रांसमिशन, एक मुश्तरका घंटा होगा नशरियात का। भारत से हमें ज्वाइन करेंगे टाइम्स नाउ वाले और पाकिस्तान से भी हमारे साथ बहुत बढ़िया गेस्ट मौजूद होंगे और बात करेंगे हम पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, जिसमें आज एक तारीखी दिन था, आज एक तारीखी मोमेंट था जब भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अचानक टेलीफोन कर दिया वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को और पाकिस्तान आने की, लाहौर आने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। 11 साल बाद कोई भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरजमीन पर उसने कदम रखा है और पहली बार है कि कोई भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इतने अचानक दौरे पर पाकिस्तान आया है। ऐसा अचानक दौरा कि जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को हैरत में मुब्तला कर दिया। लेकिन ये अचानक दौरा अब तक की इत्तलात के मुताबिक इंतहाई खुशगवार रहा है और 2005 का इख्तिताम पाक भारत ताल्लुकात के लिए एक तारीखी मोड़ पे हुआ है। इसके बाद जो ताल्लुकात पाक भारत आगे चलने हैं उनके लिए ये दौरा क्या टर्निंग पॉइंट साबित हो सकेगा। ये मुलाकात जो कि मेहंदी की रात पर हुई है, क्या ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकेगा, इसी पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। और मेरे साथ यहां से मौजूद होंगे खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वजीर खारजा हैं, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक वजीर दाखिला हैं और गवर्नर सिंध हैं, और भारत से मुझे ज्वाइन कर रही हैं टाइम्स नाउ की सीनियर एंकर पर्सन पद्मजा जोशी साहिबा। पद्मजा आदाब, और ये बताइएगा, अपने गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाइएगा और ये बताइएगा कि पाकिस्तानी खानों की मेहमान नवाजी की खुशबू वहां पर पहुंच रही है भारत में। That line. Okay, now whether it will work or not, time will tell. Yes, let's go across to Express News now. I think Garida पद्मजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी पद्मजा आदाब, और अपने गेस्ट को भी आप इंट्रोड्यूस करवाइएगा और ये बताइएगा कि पाकिस्तानी मेहमान नवाजी और लजीज खानों की खुशबू आप तक पहुंच गई है? जी नहीं, अभी खुशबू तो नहीं पहुंची है पर तस्वीरें जरूर पहुंच गई हैं। आपने काफी मेहमान नवाजी की। हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स कंसल्टिंग एडिटर मारूफ रजा, एंड वी हैव मिस्टर पिनाक रंजन चक्रवर्ती, ही इज अ फॉर्मर डिप्लोमैट, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है। आपके वहाँ जो पॉलिटिकली काफी वेलकम किया जा रहा है इस विजिट को, जिस तरीके के हमने बिलावल भुट्टो जरदारी से रिएक्शन देखा है, सेनेटर शरी रहमान से देखा है। जी जी बिल्कुल, ना सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे, पब्लिक लेवल पे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बहुत खुशगवार तब्दीली लेके आता हुआ नजर आ रहा है। पद्मजा, मैं आपका तारुफ करवाना चाहूंगी और अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करवाना चाहूंगी। मेरे साथ जनरल मोइनुद्दीन हैदर मौजूद हैं, साबिक वजीर दाखिला हैं, गवर्नर सिंध हैं, और खुर्शीद महमूद कसूरी, साबिक वजीर खारजा, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। जनरल मोइनुद्दीन साहब, आपके पास में आऊंगी। आपको इसका पूरा भारत भी सुन रहा है, पूरा पाकिस्तान से सुन ही रहा है। ये बताइए कि जो बड़ा सवाल किया जा रहा है वो ये है कि क्या इस दौरे पर फौज और एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी और क्या इस दौरे से, इस अचानक दौरे से खुश होंगी? जी क्यों नहीं खुश होंगे। अगर दो पड़ोसी मुल्कों के ताल्लुकात आपस में बेहतर होते हैं और जो बहुत पिछले चंद सालों से बहुत कशीदा ताल्लुकात चल रहे थे, LOC पर फायरिंग हो रही थी, बयानात दोनों तरफ से धुआंधार दिए जा रहे थे और दुश्मनी साफ साफ नजर आ रही थी, तो ये तो एक बहुत ड्रामाई तब्दीली है जो पिछले एक महीने के अंदर हुई है, जिसका शुरुआत जो है वो पेरिस से हुई और बैंकॉक में इसमें फर्दर अंडरस्टैंडिंग हुई। फिर वजीर खारजा साहबा सुषमा साहबा तशरीफ लाई और बहुत अच्छे माहौल में उनके साथ गुफ्तगू हुई। और आज तो ना सिर्फ ये दोनों कौमों के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज थी कि 11:30 बजे उन्होंने टेलीफोन किया कि वो आकर लाहौर में मिलना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब से। जी, तो ये तो एक बहुत खुश आयंद बात है हमारे लिए। तो जनरल साहब बहुत प्लेजेंट है, हमारे लिए तो बहुत प्लेजेंट है। पद्मजा, आपने भी सुन लिया होगा, ये बताएं कि हमारे लिए बहुत प्लेजेंट है, ये एस्टैब्लिश हो चुका है, हमने मेहमान नवाजी से भी साबित कर दिया है। हमारी तरफ से आपके वज़ीर-ए-आज़म का स्वागत भरपूर किया गया। अब कुछ देर बाद वो पहुंच जाएंगे वापस वतन, तो वहां पर उनका स्वागत अपोजिशन और दीगर तंजीमें कैसे करने वाली हैं? जी अभी तक ऑपोजिशन का काफी रिएक्शन आया है, कुछ सवाल ये पूछे जा रहे हैं। मारूफ, आई ऑल्सो वांट टू गेट यू इन ऑन दिस एंड मे बी यू कैन ऑल्सो engage with the panelists that we have from Pakistan, especially to Kasuri, since he has great experience in India-Pakistan relations as well. The opposition aside,
How do you see the timing of what has happened today, Maruf? The date, the fact that it's Mr. Vajpayee's birthday, it is Nawaz Sharif's birthday, it's the Quaid-e-Azam's birthday which is being celebrated across Pakistan. How do you look at the timing? Well, the date is certainly auspicious for various political parties, both in India and Pakistan. It's also an international day of rejoicing, which is Christmas. And it's Kite Day as well. Sir, it's Kite Day as well in Pakistan. I don't think the date was a motivator. It's more for us the Kite Day. जी, वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है और हमारे लिए भी एक हिसाब से बड़ा दिन था, क्योंकि हमारी मोदी साहब की सरकार के लिए वो वाजपेयी जी जन्मदिन है. बट व्हाट आई एम गेटिंग एट इज डेट खाली मोटिवेटर नहीं था. अभी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए हैं पिछले कई हफ्तों के अंदर, जैसे जनरल साहब ने इसका जिक्र किया, बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स द क्लाइमेट वाज राइट for Mr. Modi to take this big step again. Now, the big question mark is that to what extent there was backdoor diplomacy already happening which led him to take this step, or was it completely an out-of-the-box initiative? मेरा खुद का ख्याल ये है कि both India and Pakistan, several political leaders, वो पहले भी ये देखने में आया है दोनों के बीच में कि वो दे बिकम होस्टेज टू द पास्ट. एक पोजीशन आपने जो ले लिया पहले, अब उसी पोजीशन को बार बार आप दोहराए जाएं तो उसमें तो फिर आगे तरक्की हो नहीं पद्मा जी साहिबा, मुझे इस वक्त साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने ज्वाइन किया है, जो आप डिस्कस कर रहे हैं. यही डिस्कशन लेके हम कसूरी साहब की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद महमूद कसूरी साहब. और पाकिस्तान में डिस्कशन तो चल रही है, भारत में अब ये सवाल उठ रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों माजी के कैदी बन के रह जाते हैं, और जो टाइमिंग है इस दौरे की, और खासतौर पे निजी नौयत का दौरा, तो ये कितना अहम साबित होगा कि माजी से पाकिस्तान और भारत को निकाल सके और आगे ताल्लुकात बेहतर कर सके. देखिए, मैंने देखा है ये जो टीवी चैनल पे तू मैं होती है, मैं उसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहा. मैं आपसे 5-10 मिनट बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने और लोगों से बात करनी है. कसूर साहब, ऐसा ही मैं आपको अर्ज करूंगा. मैं पहली बात तो ये है कि मैं इस बात को वेलकम करता हूं. इसको मैं समझता हूं कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और तमाम पार्टियों को, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, मैंने कम से कम हमेशा ये किया है, हालांकि मैं नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं हूं, मैं इस डेवलपमेंट को वेलकम करता हूं. चूंकि चुनाचे की कोई जरूरत नहीं. दूसरी चीज ये है कि मैं एंटिसिपेट कर रहा था, मैंने किताब में भी ये लिखा है कि नरेंद्र मोदी साहब जल्द या बदेर टॉक्स पे आएंगे. मुझे खुशी है वो आ गए हैं. मैं नरेंद्र मोदी साहब का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि मैं तो शुरू से कहता रहा हूं कि ना पाकिस्तान ना इंडिया, हम दोनों को ही कोई ऑप्शन नहीं सिवाय बातचीत के, और ये माजी इस बात का आपको बयन सबूत पेश करता है. और अब बहुत अच्छी बात है कि जो भी फैक्टर्स थे, चाहे वो इंटरनेशनल हैं, लोकल हैं, बायलैटरल हैं, बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि वो टॉक्स पे वापस आए हैं. मेरी ये ख्वाहिश है कि ये एंगेजमेंट पॉजिटिव रहे, और क्योंकि मुझे इसका तजुर्बा भी है कि पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात एक खास नौयत के हैं. इनको वो जो होती है ना पॉलिसी ऑफ बेनाइन नेग्लेक्ट नहीं हो सकती. यहाँ हमारी पॉलिसी नीचे जाएगी, डिटेरियरेट करेगी, अबतरी की तरफ जाएगी, या ऊपर जाएगी, बेहतरी की तरफ जाएगी. ये कभी इवन लेवल पे नहीं रहेगी. अगर पॉजिटिव इम्पेटस होगा तो ऊपर जाएगी. दूसरा मेरा जो मशाहिदा है और तजुर्बा है कि ड्रामेटिकली ये ऊपर जाती है बहुत, और लोग हैरान हो जाते हैं जब ये बेहतरी की तरफ जाए. अब मैंने खुद देखा है कि 3 साल की पॉजिटिव डिप्लोमेसी के बाद हिंदुस्तान लाहौर में क्रिकेट टेस्ट मैच जीता था, और बजाय ये कि कोई खतरा हो किसी को, हिंदुस्तान के बहुत से विजिटर्स आए हुए थे. हालांकि आमतौर पर क्रिकेट मैच एक बैटलफील्ड का सब्स्टिट्यूट होता है पाकिस्तान इंडिया का. लाहौर के बच्चों ने, लड़कों ने, नौजवानों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झंडे लेके वो गए थे फील्ड के अंदर, और उन्होंने वेलकम किया था, और भारत की जो विनिंग साइड थी उसके लिए क्लैपिंग की थी. और इसी तरह मोहाली में
पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत अच्छा खैर मकदम किया गया था जब वो गए थे। इसका क्या मतलब है कि लोग बेवकूफ नहीं। कसूरी साहब हमारी तरफ से, कसूरी साहब पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा ये पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा है, लेकिन भारत से जो खबरें आ रही हैं वो इतनी वेलकमिंग नहीं है। मोदी साहब का तो यहाँ पर अचानक दौरा बहुत अच्छा गुडविल जेस्चर था, लेकिन भारत की ऑपोजिशन, वहां की दीगर तंजीमें जो रिस्पॉन्ड कर रही हैं। पद्मा जी, आप कोई सवाल करना चाहेंगी कसूरी साहब से इस मामले पे? जी गरीदा, इनफैक्ट मारूफ एक सवाल पूछना चाहते थे कसूरी साहब। मैं गरीदा कसूरी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत की कई ऑपोजिशन पार्टीज ने ये मोदी जी पे इल्जाम लगाया है, ये कह के कि साहब जो पीठ पीछे बातचीत हो रही है या एनएसए लेवल टॉक्स आउट ऑफ द कंट्री हो रहे हैं, ये सब चीजें ठीक नहीं है और ये सब जो पहले ऑपोजिशन और सबको एक साथ लेके चलना चाहिए तब आगे बढ़ेगी। लेकिन कसूरी साहब का खुद का इसमें एक्सपीरियंस है और मैं उस पर इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी वो हमको थोड़ी सिखाएं इसके बारे में कि जो सतिंदर लांबा साहब और तारिक अजीज साहब के बीच में बातचीत हुई थी वो भी तो पब्लिक डोमेन में नहीं हुई थी, तभी आपकी किताब ने जैसा जिक्र किया है सर, तो तभी तो बात कुछ हद तक आगे बढ़ पाई थी जब जनरल मुशर्रफ ने एक सीजफायर का ऐलान किया था। जनरल मुशर्रफ और आप लोगों ने मिलकर 4 पॉइंट का प्रपोजल दिया था, लेकिन उसमें कुछ रुकावटें थी तो बात आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन ये सारा कुछ जो आपने अचीव किया डिप्लोमेटिकली, वो पब्लिक डोमेन में जाके तो अचीव नहीं किया। तो अभी भारत की जो ऑपोजिशन पार्टीज ये आउट ऑफ द बॉक्स इनिशिएटिव को अपोज कर रही हैं, उस टाइम क्या आपको यही यूपीए और कांग्रेस सरकार ने समर्थन दिया था, सपोर्ट दिया था कि उस टाइम वो भी इसके खिलाफ थे जो अब इसके खिलाफ बोल रहे हैं? आपका सवाल मुकम्मल हो गया मारूफ साहब? जी कसूरी साहब आपसे जवाब लेना चाह रहा है भारत इस पर। जी मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। पहली बात तो यह है कि देखें, जो बातचीत जब कॉन्फिडेंशियली की जाती है, हमारी जो बैक चैनल थी वो ऑफिशियल बैक चैनल थी और मुझे कोई डाउट नहीं कि ये भी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है, ये भी इसके पीछे बातचीत होती रही है, वो जिसके जरिए मर्जी हो। दूसरी चीज बैक चैनल के बारे में, क्योंकि मुझसे पूछा गया है, मैं अपनी राय दे देता हूं। बैक चैनल बिल्कुल मैटर नहीं करता कि कौन आदमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जर्नलिस्ट है, जनरल है, पॉलिटिशियन है या ब्यूरोक्रेट है। उसकी एक ही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि टेलीफोन उठाए और चीफ एग्जीक्यूटिव से बात करे और दूसरी साइड जब सवाल करे तो फोन उठा के उसका जवाब दे दे। अब इन अदर वर्ड्स टोटल कॉन्फिडेंस होना चाहिए दो प्राइम मिनिस्टर्स का। यह एक मेरा अपना मुशाहिदा है। नंबर 2, मुझे अफसोस है अगर ऑपोजिशन हिंदुस्तान में एतराज कर रही है। मेरा कम से कम ये वतीरा नहीं रहा और मेरा ये ख्याल है कि ऑपोजिशन को भी ये सोचना चाहिए कि आफ्टर ऑल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो स्टेट्समैनशिप दिखाई थी अपने दौर में, जिसका मैंने बरमला अपनी किताब में इकरार किया है, वाजपेयी साहब ने आगाज किया, कुछ साल एक का मुझे मेरे उनके साथ तजुर्बा था। ये वाकई दोनों स्टेट्समैन थे, जैसे प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने, बावजूद ये कि कारगिल जंग का उन पर इल्जाम है और तो बावजूद कारगिल के आर्किटेक्ट होने के उन्होंने, और इसी तरह बावजूद वाजपेयी साहब के जनसंघी पास्ट होने के, दोनों ने इतना सीखा कि इस नतीजे पे पहुंच गए कि और रास्ता ही कोई नहीं। पाकिस्तान इंडिया का नेबर्स हैं और गुर्बत से जो 60 मिलियन पीपल पाकिस्तान इंडिया में नीचे रहते हैं, कितनी शर्म की बात है कि चीन हमारे 2 साल के बाद आजाद हुआ, उसने 60 मिलियन लोग यानी 600 मिलियन यानी 60 करोड़ लोग खते गुर्बत से ऊपर उठा लिए और पाकिस्तान और भारत में अब भी 60 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे रहते हैं। हमें सबक सीखना चाहिए और मैं ये तवक्को करूंगा कि कांग्रेस कसूरी साहब ने बजाय opposition here is underlining is that in principle they do not oppose talks between India and Pakistan, but it's the mechanism, the manner in which that this has been done that they are raising questions about. We're out of time, but thank you very much for having joined us with your August panel. Thank you very much. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमने तो बल्कि नवाज शरीफ साहब ने तो खूब देसी घी के खाने खिलाकर भेजे हैं नरेंद्र मोदी को। अब उम्मीद करते हैं कि वो इसी देसी घी की ताकत से जो बाकी लोग तनकीद कर रहे हैं उनको संभाल लेंगे। ओके, थैंक यू।
ठीक है, बहुत शुक्रिया पद्मजा जोशी हमें भान कर रही थी टाइम्स नाउ इंडिया के साथ। उनके साथ मारूफ रजा साहब मौजूद थे, लेकिन हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन खुर्शीद कसूरी साहब के साथ, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब के साथ और दीगर बहुत से अहम मेहमानों के साथ जारी रहेगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाक भारत ताल्लुकात पे ये खुसूसी नशरियात चलती रहेंगी। मेरे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन जी फॉर खरीदा पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। मेरे साथ जनरल मोइनुद्दीन हैदर, साबिक वज़ीर दाखिला और गवर्नर सिंध मौजूद हैं, और मुझे अब ज्वाइन किया है रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब से। सर, ये बताइएगा कि ये अचानक दौरा, निजी दौरा, इसका पाक भारत सरकारी ताल्लुकात, सरकारी मुज़ाकरात जो चल रहे हैं, इन पर क्या असर पड़ेगा? नए साल से एक नया आगाज होगा पाक भारत ताल्लुकात का? जी हाँ, इसका खुशगवार असर पड़ेगा। और जब टॉप गवर्नमेंट के लीडर्स मिलते हैं, चाहे वो खैर सगाली का दौरा हो, चाहे सरप्राइज विजिट हो, जब आपस में बैठते हैं तो एक बहुत अच्छा पैगाम थ्रू आउट बड़े सगीर में इसका आवाम के पास जाएगा और सबके पास जाएगा और दुनिया में जाएगा, और इससे अच्छा ही नतीजा निकल सकता है। और आगे राह जो होगी डायलॉग की, जो शुरू होने वाला है फॉरेन सेक्रेटरीज के दरमियान वर्ष जनवरी में, उस पर बड़े अच्छे असर पड़ेंगे और पॉजिटिव असर पड़ेंगे। और ये कॉन्फिडेंस होगा दोनों साइड पर कि हम अपने मसाइल मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस विजिट से उसको बढ़ावा मिलेगा और उसको बेहतरी मिलेगी। अभी मैं रहीमुल्लाह यूसुफजई की तरफ जाना चाहूंगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से रहीमुल्लाह यूसुफजई, हमारे साथ मौजूद है? इस वक्त मौजूद नहीं है। सर, क्रिकेट डिप्लोमेसी की बड़ी बात हो रही है। आपने खुर्शीद कसूरी साहब को भी सुना होगा, उन्होंने जिस तरह से बताया था कि जब यहां पर मैच हुआ था पाकिस्तान हिंदुस्तान का एक लॉन्ग टेंशन के बाद, तो किस तरह से पाकिस्तानी शायकीन हिंदुस्तान के झंडे भी उठा के मैच देखने के लिए पहुंच गए थे खैर सगाली के जज्बे के तहत। क्या वो खैर सगाली का जज्बा भारत की तरफ से रेसिप्रोकेट होगा? क्रिकेट सीरीज भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल से क्रिकेट डिप्लोमेसी भी काम करना शुरू कर देगी, बर्थडे डिप्लोमेसी के साथ साथ? जी हाँ, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जब लीडर मिल रहे हैं, मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो रहे हैं और ये अज़्म जाहिर किया जा रहा है कि तमाम मसाइल अपने हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के जरिए से, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, वो हम करेंगे, तो हमें ये क्रिकेट की भी उम्मीद रखनी चाहिए। असली बात तो ये कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत जरूरी है, जिसमें वीजा रजीम में नरमी लाने की बहुत जरूरत है। और ये जो शकूक व शुबहात है दोनों साइड्स के ऊपर, जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे आकर, तो वो हैरान हो जाएंगे कि यहाँ तो कोई दुश्मनी नहीं है, हर कोई अमन चाहता है, हर कोई डेवलपमेंट चाहता है, हर कोई प्रोग्रेस चाहता है, हर कोई अच्छे ताल्लुकात चाहता है। तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो हमको जो अपने छोटे मसाइल हैं उनसे शुरू करना चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए, और फिर बड़े और गंभीर मसाइल की तरफ बाद में बढ़ना चाहिए। ये एक अच्छी अप्रोच होगी। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा भी आऊंगी। इस वक्त मैं चलना चाहूंगी पेशावर, वहां से रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, और आप ये फरमाइएगा कि आपकी नजर में ये जो अचानक और निजी दौरा है, इसकी अहमियत क्या है सर पाक भारत ताल्लुकात में? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अहमियत है, और ये वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अचानक फैसला किया या इसके लिए पहले होमवर्क हुआ, वो वाज़ेह नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में देखें, इनके ऊपर काफ़ी दबाव था। खुद हिंदुस्तान के अंदर भी इनके ऊपर तनकीद हुई थी कि वो क्यों पाकिस्तान से बातचीत नहीं करना चाह रहे। और अब खुद इन्होंने पहले कहा कि सिर्फ दहशतगर्दी के ऊपर बात होगी, लेकिन बाद में तैयार हो गए, कश्मीर के ऊपर भी बात करेंगे, सारे मसलों पे बात करेंगे। मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी खबर है दोनों मुल्कों के लिए, चाहे पेशरफ्त हो या ना हो, लेकिन कम से कम बातचीत होगी, बात आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और आप देखें कि इनकी टाइमिंग देखें, ये अफगानिस्तान गए, वहाँ पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो इंडिया ने बना के दी है उसका इफ्तिताह किया, और फिर ये पाकिस्तान आए और वापस दिल्ली जाएंगे। तो ये इनका जो ये ख्याल है कि ट्रायंगल जो है, बात करना चाह रही हूँ रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब के मोदी साहब काबुल
से आए हैं, उससे पहले रशिया थे, लेकिन काबुल से उनका पाकिस्तान आना ये बड़ा एक अहम डिप्लोमेटिक जेस्चर हो सकता है। और ऐसी सूरत हाल में जबकि हमारे आर्मी चीफ काबुल जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ सुनवाना चाहती हूं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, उन्होंने जब आज अफगान पार्लियामेंट से खिताब किया है, वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग कि जिसको इंडिया की मदद से बिल्ड किया गया है, अगर हमारे पास वो रेडी हैं नरेंद्र मोदी साहब की कुछ बातें, कुछ उनके खिताब की शॉर्ट्स, तो वो जरा हम आपको सुनवाना चाहेंगे, जरा सुनिएगा। We know that Afghan success will require the cooperation and support of each of its neighbors. And all of us in the region, India, Pakistan, Iran, and others, must unite in trust and cooperation behind this common purpose and in recognition of our common destiny. I hope that Pakistan will become a bridge between South Asia and Afghanistan and beyond. I hope that the day will come soon when energy from Central Asia will power prosperity in our region. ये आपने सुना, ये वो बातें हैं कि जो नरेंद्र मोदी साहब ने आज अफगान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कही। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, आपने भी सुन ली होंगी। एक तरफ वो कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान एशिया, जनूबी एशिया के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगा, और फिर साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को नाम लिए बगैर तनकीद का निशाना भी बनाया दहशतगर्दी के हवाले से। जी बिल्कुल, देखें, उन्होंने एक बात ये भी की है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं है कि इंडिया अफगानिस्तान में काम कर रहा है, अफगानिस्तान में तामीर नौ का काम कर रहा है। तो ये भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ इशारा था। और जो उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान को एक पुल बनना चाहिए सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में, तो इससे भी इनका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के ट्रकों को वाघा की बजाय अटारी तक जाने दे इंडिया के इलाके में, ताकि वहां से वो इंडिया की प्रोडक्ट्स लेकर अफगानिस्तान जाएं, ताकि ये जो ट्रांजिट ट्रेड है ये इंडिया तक उसकी तोसी हो जाए। ये हमेशा से एक मुतालबा रहा है दिल्ली का, और काबुल का भी मुतालबा रहा है। और जब सुषमा स्वराज अभी इस्लामाबाद आई थी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने इसका वहां जिक्र भी किया था कि ये जो इलाकाई कनेक्टिविटी है, इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान पाबंदियों को हटा दे। तो पाकिस्तान के ऊपर ये तनकीद भी समझ लें और दबाव बढ़ाने की कोशिश भी है कि पाकिस्तान इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अफगानिस्तान जाने दे। मेरे ख्याल में देखें, पाकिस्तान और इंडिया के अगर मसले हल होंगे, ताल्लुकात अगर बेहतर होंगे पाकिस्तान और इंडिया के, तो फिर ये भी हो जाएगा। यही सवाल रहीमुल्लाह साहब, मैं यही सवाल लेके चलना चाहूंगी जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब की तरफ। उनसे भी ये सवाल करूंगी कि एक ऐसी सूरत हाल के जब मोदी काबुल के बाद सीधे पाकिस्तान आए हैं लाहौर, और उसके बाद आर्मी चीफ काबुल जा रहे हैं, तो इस सारे सिनेरियो में और नरेंद्र मोदी की काबुल में गुफ्तगू, इसका कनेक्शन क्या बनता है, ये सवाल करूंगी जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद साहब भी मौजूद होंगे। नरेंद्र मोदी के अचानक मुख्तसर दौरा पाकिस्तान के बारे में भी बात करेंगे। खुसूसी नशियात जारी हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, जिसमें आज एक तारीखी दिन है। वज़ीर आज़म भारत के नरेंद्र मोदी, उन्होंने पाकिस्तान का अचानक और निजी दौरा किया, और ये अचानक और निजी दौरा पाक भारत ताल्लुकात और मुज़ाकरात में टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हो सकता है। जाती सर्दियां और जाता साल और जाती उम्रा में दोनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारत, उनकी मुलाकात आखिर क्या रंग लाएगी आइंदा आने वाले साल के लिए, यही सवाल हम करेंगे जनरल मोइनुद्दीन हैदर, साबिक वज़ीर दाखिला और गवर्नर सिंध, और रहीमुल्लाह यूसुफजई सीनियर तज्ज़ियाकार मेरे साथ मौजूद हैं। परवेज रशीद साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात थोड़ी ही देर में मुझे ज्वाइन करेंगे। जनरल साहब, जो ब्रेक पर जाने से पहले सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी कि एक तरफ नरेंद्र मोदी काबुल से पाकिस्तान आते हैं फौरन, और काबुल में जो बातें करते हैं वो हम सुनवा भी चुके हैं। आर्मी चीफ परसों काबुल जा रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में आइंदा आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या बनेगा, खासतौर पर पाकिस्तान और भारत का अफगानिस्तान में किरदार?
دیکھیے جہاں تک تعلق ہے ان کے اس وزٹ کا، اس سے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ جو مومنٹم ڈیولپ ہوا ہے پیرس اور بینکاک اور سشما سوراج کی وزٹ کے بعد، یہ مومنٹم جو ہے آگے اسی طریقے سے یہ تیز رفتاری سے معاملات آگے چلیں گے اور 10 جنوری میں ڈائیلاگ ہوگا اور اس سے کوئی بہتری نکلے گی۔ اب رہا افغانستان میں پاکستان کا بہت بڑا ہمارا مطلب، وہاں تو چاہتے ہیں کہ وہاں امن آ جائے، کیونکہ جو برج ہے اصلی افغانستان ہے، سینٹرل ایشیا اور جو روس کے ذخائر ہیں انرجی کے، وہ افغانستان سے ہو کر گزرنے ہیں، جہاں پر پچھلے 35 سال سے بدامنی ہے۔ پاکستان میں ایسی بدامنی نہیں ہے، لیکن بہرحال پاکستان کے بغیر کوئی انرجی جو ہے وہ ادھر پہنچ نہیں سکتی ہندوستان، جس کو انرجی کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اور یہ کنیکٹیوٹی جو ہو رہی ہے، چائنا بھی کر رہا ہے، ابھی انفراسٹرکچر کے بارے میں یہ بات چیت روس میں ہوئی ہے کہ روس اور ہندوستان مل کر انفراسٹرکچر کو فردر لنک اپ کریں گے، اور وہ افغانستان سے ہم سے ٹرانزٹ جو ہے ہمیشہ مانگتا رہتا ہے ہندوستان رائٹس، وہ مل جائیں گے، لیکن اسی صورت ممکن ہے کچھ کچھ دو کی پالیسی جب چلے گی اور جب ہمارے آپس میں تعلقات بہتر ہو جائیں گے، انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی اور تعلقات مضبوط بنیادوں پہ قائم ہو جائیں گے، تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو ٹرانزٹ رائٹ دے دیے جائیں۔ اب رہا افغانستان کا، ٹریڈیشنلی ہمیشہ سے ڈے 1 سے جب پاکستان بنا ہے، ہندوستان کی وہاں افغانستان والے سے دوستی رہی ہے، اور بلکہ بعض دفعہ ہمارے تعلقات کشیدہ ہو جاتے تھے افغانستان کے ساتھ، لیکن اب پاکستان بھی وہاں امن چاہتا ہے، ہندوستان بھی کہہ رہا ہے کہ امن چاہیے، اور وہ برج اور کوریڈور جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اس خطے کے لیے، تو اور وہ کہتے ہیں اس کے خطے کے جتنے ممالک ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں اس امن کو قائم کرنے میں، تو یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ ایک اچھی سوچ ہے، اور خدا کرے ایسے ہی ہو، ہم وہاں بیٹھ کے کوئی کسی کو ڈیسٹیبلائز نہ کرے اور ہم افغانستان میں امن کرنے کی تمام لوگ اپنا حصہ ڈالیں تاکہ وہاں پر حالات بہتر ہو جائیں۔ ابھی خبر ساتھ یہ بھی آ رہی ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے بھی وزیر اعظم نواز شریف کا فون کر لیا ہے اور ان کو ہیپی برتھ ڈے بولا ہے، تو یہ ہیپی برتھ ڈے انڈیا کی طرف سے بھی آ گئی، افغانستان کی طرف سے بھی آ گئی۔ تعلقات بنتے ہوئے کیا دیکھ رہے ہیں آپ دونوں ملکوں کے ساتھ؟ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب۔ دیکھیں، میرے خیال میں ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے تاکہ رابطہ قائم کیا جائے، تو وزیر اعظم کی سالگرہ جو ہے وہ بہانہ بن گئی ہے، سب ٹیلی فون کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر آپ نے بات شروع کرنی ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے، کوئی بہانہ چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مومنٹم تو پہلے ہی بن گیا تھا، وہ جو پیرس میں ملاقات ہوئی دونوں وزیر اعظم کی، پھر جو بینکاک میں ملاقات ہوئی فارن سیکرٹری کی اور NSAs کی، اور پھر جب یہ سشما سوراج اسلام آباد آئیں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں، تو باتیں تو طے ہو گئی ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں، بات آگے بڑھانی ہے، لیکن یہ مودی صاحب کے آنے سے کم از کم یہ ہوگا کہ اس کو اور مومنٹم ہوگا، اس میں اضافہ ہوگا۔ اور آپ نے جو ذکر کیا کہ دیکھیں ابھی جو افغان صدر نے اشرف غنی نے ٹیلی فون کیا، تو ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور آرمی چیف پرسوں کابل جا رہے ہیں۔ انڈیا کو کچھ تحفظات تھے طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے، وہ سمجھتے تھے کہ طالبان ٹیررسٹ ہیں، ان سے بات نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی کہ پاکستان کو اس سارے معاملے میں بڑا اہم کردار اشرف غنی نے دے دیا ہے، تو کافی ناراضگی تھی انڈیا کی اشرف غنی کے ساتھ، لیکن بعد میں جب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہو گئے تو پھر انڈیا نے اطمینان کا سانس لیا۔ میرے خیال میں اس طرح کا رویہ جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، اس سے تعلقات میں بہتری نہیں آئے گی، بلکہ افغانستان میں ایک اور محاذ بن جائے گا پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ رحیم اللہ صاحب، آپ سے میں اسی معاملے پر، اسی پوائنٹ پر مزید ڈسکشن بھی کروں گی، لیکن اس وقت مجھے متحدہ قومی موومنٹ جو کہ قومی اسمبلی میں چوتھی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، بڑی اپوزیشن جماعت ہے، اس نے جوائن کیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کا موقف جانتے ہیں کہ آج کی وزیر اعظم نریندر مودی کی پاکستان اچانک آمد اور وزیر اعظم نواز شریف سے نجی ملاقات یہ کیا رنگ لائے گی؟ مجھے جوائن کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر ممتاز رہنما فاروق ستار صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ جی وعلیکم السلام اور شکریہ جی۔ بہت سی ہیپی برتھ ڈیز وزیر اعظم نواز شریف کو مل رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ سمجھتی ہے کہ ہیپی ریلیشن شپ کا آغاز ہو گیا ہے ایک نیا پاکستان بھارت کے درمیان؟ MQM نریندر مودی صاحب کی لاہور آمد کا زبردست خیر مقدم کرتی ہے، اور
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس آمد سے پاک بھارت تعلقات کو بہتر بنانے میں یہ ایک اور مثبت اور خوشگوار قدم ثابت ہوگا. قائد تحریک الطاف بھائی تو شروع سے ہی اور ایم کیو ایم کی بھی یہ پالیسی رہی ہے کہ پاک بھارت تعلقات بہتر ہونے چاہیے اور دشمنی کی بجائے ہمیں دوستی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور دیکھیں بات چیت اور ملاقات کے ذریعے ہی ایک پرامن بقائے باہمی کے لیے مختلف امور پر بات چیت ہو سکتی ہے اور اس میں کشمیر سمیت ہر معاملے پر میں سمجھتا ہوں کہ بامقصد اگر بات چیت کرنی تو کہیں نہ کہیں تو اس کا آغاز ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج یہ برف پگھلی ہے 11 سال بعد بھارت کے وزیر اعظم پاکستان آئے ہیں تو اسے پورا موقع دینا چاہیے اور اس میں کوئی اگر مگر یا کوئی اور چیز اس میں سے نکالنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اس خطے میں امن اور استحکام کے لیے اگر امن اور استحکام کو ایک موقع مل رہا ہے, لوگوں کو ترقی اور خوشحالی کا ایک موقع مل رہا ہے تو میرے خیال میں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور چاہے وہ تجارت ہو دو طرفہ, پر اس میں صرف اتنا ہم کہیں گے کہ یہ تجارت صرف واگا کی بارڈر سے نہیں ہونی چاہیے, یہ پوکھرا پار اور مناماؤ کی بارڈر سے بھی پھر ہونی چاہیے جب یہ معاملات آگے بڑھیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. فاروق ستار صاحب, آپ تشریف لائے ہیں پروگرام میں تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا آپ سے یہ بات بھی کر لیتے ہیں کہ وفاق نے آج رینجرز کے لیے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا مکمل اختیارات کا. آپ بڑے دل کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وفاق کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات پہ, لیکن وفاقی حکومت آپ کو سیاسی معاملات میں سپورٹ نہیں کر رہی, رینجرز کو سپورٹ کرتی ہے. میرے خیال میں ہمارا موقف بھی کم و بیش اس معاملے میں تو کہ رینجرز کو اختیارات ملنے چاہیے, یہ آپریشن جاری ساری رہنا چاہیے اور جرائم کے خاتمے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے رینجرز کے آپریشن کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ 2 سال پہلے تو ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا نا, ہمارے تحفظات اور شکایات اپنی جگہ ہے نا, اس کا ازالہ کرنے کے لیے ریڈریسل کمیٹی کام کرے اور ایک نگراں کمیٹی اگر بن جائے اس سے مشروط کرے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. قائم علی شاہ کو پیپلز پارٹی کی بھی اصولاً ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کی بات کرنی چاہیے تھی, کیونکہ 2 سال سے آپ نے بات نہیں کی. جب بات آپ کے لوگوں کی گرفتاریوں کی آنے لگی تو پھر آپ یہ بات کرنے لگے تو اس سے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ باقی لوگ آپ کی بلا سے بھیڑ بکریاں ہیں تو آپ گرفتار کر لیں, پکڑ لیں, وہ انسان نہیں, سندھ کے شہری نہیں, پاکستان کے لوگ نہیں. اور اب باقی جب آپ کے مفادات جہاں پر آئے تو میرے خیال میں یہ ڈائیکاٹم, یہ دوہرا معیار ہے نا, اس سے یہ بات خراب ہوئی ہے. سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ تصادم کی جگہ اگر وہ نہیں چاہتے کہ یہ رینجرز کو اختیارات ہو تو کوئی راستہ دے سیاسی جماعت ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. متحدہ قومی موومنٹ کا موقف دے رہے تھے پاک بھارت تعلقات پر. ایک چھوٹی سی بریک, لیکن بریک کے بعد یہ خصوصی پروگرام پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے چلتا رہے گا. جنرل معین الدین حیدر بھی ہمارے ساتھ ہیں, رحیم اللہ یوسفزئی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور پرویز رشید صاحب بھی بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں جی فار خریدا کا اسپیشل پروگرام پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے. وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان کا اچانک دورہ جہاں سب کو حیران کر گیا وہیں سب کو خوشی سے نہال بھی کر گیا. پاک بھارت تعلقات میں آئندہ کیا ہوگا, بلکہ اس سے پہلے آج کی ملاقات کیسی رہی یہی جانیں گے. میرے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب موجود ہیں. السلام علیکم پرویز رشید صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ آج ملاقات کیسی رہی اور ملاقات میں باتیں کون کون سی ہوئیں؟ بہت ہی خوشگوار ماحول میں بات ہوئی, بہت ہی بے تکلفی سے بات ہوئی اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ کھلے دلے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی گئی, کیونکہ یہ کوئی ایک قسم کی غیر رسمی ملاقات جسے کہتے ہیں وہ تھی, سرکاری دورہ تو نہیں تھا. آج صبح اچانک ان کا فون آیا کہ وہ آنا چاہتے ہیں, پرائم منسٹر سے ملنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نے انہیں بتایا کہ میں اسلام آباد میں نہیں ہوں, لاہور میں ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لاہور آ جاتا ہوں. تو پرائم منسٹر نے پھر ان سے کہا کہ بالکل ضرور آئیے, آپ لاہور آئیے تو میرے گھر پہ شریف لائیے. تو اس انداز سے یہ سفر شروع ہوا اور اس میں ذاتی جو باتیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کا حال چال پوچھنا, کچھ موسم کا حال, کوئی انہوں نے جو دورہ کیا ماسکو کا اور پھر کابل کا, پھر سیاسی گفتگو بھی اس میں ہوئی. اور پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کمپریہنسو کمپوزٹ ڈائلاگ کی ابتدا ہوئی ہے جی, اس کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی کہ اس عمل کو
जारी रहना चाहिए, इस अमल को मुस्बत तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात हुई थी उसका जिक्र किया और जिंजवा साहब का बहुत अच्छे अल्फाज में उन्होंने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने। अच्छा। और तारीफ की जिस तरीके से इस मुलाकात के नतीजे में फिर पेशरफ्त हुई और बातचीत मजीद आगे बढ़ी और कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग जो है वो तय हुआ, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कंपोजिट डायलॉग जिसको कहते हैं, वो तय हुआ। फिर इंडिया की जो वजीर थी वो पाकिस्तान तशरीफ लाई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात के बाद। तो इस सारी पेशरफ्त पे इत्मीनान भी किया गया और इसको कंसोलिडेट करने और इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने की बातचीत भी की। और मोदी साहब की तरफ से नवाज शरीफ साहब को कोई दावत दी गई दौरे की, भारत आने की? जी ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं लाई गई किसी भी जानिब से, लेकिन ज़ाहिर है कि अभी तो अगर कोई दावत वगैरह का कोई ओकेजन होता है, ऐसा ओकेजन भी नहीं है कि हिंदुस्तान जाया जाए, कोई ऐसा मौका भी नहीं। ओकेजन तो मोदी साहब का भी नहीं था, लेकिन वो आ गए अचानक पाकिस्तान। वो पाकिस्तान तो प्राइम मिनिस्टर इस तरह की गुडविल जेस्चर, इसको गुडविल जेस्चर कहते हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम से ये गुडविल जेस्चर बहुत पहले दे चुके हुए हैं जब वो मोदी साहब की हल्फ की तकरीब में शिरकत के लिए हिंदुस्तान शरीफ ले गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। परवेज रशीद साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की मुलाकात बहुत खुशगवार माहौल में हुई, जहां पर कम्प्रिहेंसिव कंपोजिट बायलैटरल डायलॉग के हवाले से संजीदा मौज़ूआत पर बात हुई। वहां कुछ मौसम का हाल भी पूछा गया, कुछ दीगर गपशप भी लगी गैर रस्मी। बहरहाल खुशगवार माहौल में, मुस्बत माहौल में ये आज गुफ्तगू हुई है, मुलाकात हुई है। उम्मीद करते हैं कि इसका आने वाले दिनों में आउटपुट भी, आउटकम भी मुस्बत और खुशगवार नजर आएगा। चैनल मोइनुद्दीन हैदर हमारे